हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था एडीआई के लिए, है ना, उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू फिर से करेंगे। अब आपके पास जो 15 दिन का समय है, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। इन 15 दिनों में जितने भी आपके लिए संभव हो सके वो सभी लेक्चर मैं लाऊंगा सामने में, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अब देखिएगा, पहला सवाल हमारा कि भाई 5% की दर से, है ना, 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में ₹1 देने वाली राशि है। आपको मूलधन क्या करना है, ज्ञात करके बताना है भाई। अब ध्यान समझना दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यदि मान लो कोई ऐसा राशि होगा जो एक दिन में ₹1 ब्याज देता है। आप एक चीज़ तो समझ गए कि पूरे साल भर, क्योंकि जो ब्याज जो होता है ना, ये तो पूरा वार्षिक होता है ना, आपको समझना इस चीज़ को। ब्याज की जो दर होता है ये वार्षिक होता है, मतलब पूरा वर्ष भर की बात कर रहा है। मैंने कहा कि यदि एक दिन में ₹1 का ब्याज देता है, मतलब पूरे साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, मतलब ब्याज के रूप में हमको ₹365 तो प्राप्त हुआ होगा। और आपको एक चीज़ पता होगा कि जो ब्याज होता है ना, ये टोटल आपके पास रेट और टाइम का मल्टीपल होता है ना। हमारे पास टाइम 1 साल और ब्याज की दर 5%, 1 और 5 का गुणा करेंगे तो केवल 5% होता है। और यही तो हमारा क्या है, ब्याज की दर है। मतलब मैं समझ गया कि जो 5% ना, ये हमारे पास ब्याज के रूप में, और ब्याज के रूप में प्राप्त कितना हुआ, तो मैं समझ गया यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है भाई, ₹365, क्योंकि एक दिन में ₹1 बनता है तो पूरे साल भर में ₹365 तो ब्याज देगा ही है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम ये कहेंगे कि मूलधन तो 100% होगा, मानते हो आप इस चीज़ को, मूलधन तो 100% होता। मैंने कहा 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 7 35, बच गया 1 और 5 दिया 15, मतलब 1% की जो वैल्यू है दोस्तों, ये कितने रुपए के बराबर है, मैं कहा ₹73 के बराबर है। यदि 1% की वैल्यू ₹73 के बराबर है, मुझे निकालना 100% है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 जीरो लगा दिया भाई। कितना बन गया, 100%। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो मतलब मूलधन की जो राशि होगी ये कितने रुपए के बराबर होगा, मैंने कहा ₹7300 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, ज़्यादा जल्दी से जल्दी, है ना, आपके लिए जितना संभव हो सके मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आते ही रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ₹2000 प्रति वर्ष निवेश करती है। हर साल क्या करती है महिला कि ₹2000 डाल देती है। ब्याज की दर कितने की है, तो हम कहेंगे भाई ब्याज की दर जो है ना, ये 5% की है। ठीक है, रुपए प्रति वर्ष निवेश करते हुए दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 2 साल के बाद उस महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब मैंने ये कहा कि भाई पहले साल तो उसने केवल ₹2000 जमा किया और उस पर 5% का ही ब्याज मिला होगा, है ना, 5% ब्याज मिला होगा। तो एक चीज़ तो हम समझ गए, ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई पहले साल ₹2000 पर ब्याज बना कितना होगा, उसका 5% बना होगा। तो एक चीज़ बताओ दोस्तों कि 2000 का 5% कितना होता है, तो आप कहोगे भाई 10% होता है 200, तो 5% मतलब 200 का जस्ट आधा होगा, मतलब ₹100 तो ब्याज बना ही होगा। कितने रुपए ब्याज बना होगा, मैंने कहा ₹100। आए भी समझ में, बहुत सिंपल समझना है। हमने क्या किया, लास्ट से एक अंक के बाद क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। जैसे आपके पास 100 है, लास्ट से एक अंक के बाद यदि आप दशमलव लगा दोगे तो ये केवल क्या बच गया, 10, है ना। यहाँ पर परसेंट कितने की है, 5% की, तो ये 10%, 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए, 5% बन जाएगा। मैंने यहाँ पर दशमलव लगाया तो ये पूरा 200 बन गया, और 200 का आधा, क्योंकि 10 का आधा कितना होता है, 5%, तो कितने के बराबर लिख दिया मैंने, ₹100 के बराबर। अब क्या होगा, नेक्स्ट साल उस महिला ने फिर ₹2000 जमा करेगी मानते हो। अब फिर है ना, ₹2000 जमा करेगी, तो पहले ही ऑलरेडी ₹2000 था ही, ₹2000 और जमा करेगी, मतलब अब क्या होगा, उसके पास ₹4000 हो गए ना भाई, क्योंकि दूसरे साल तो 4000 पर ब्याज बनेगा ना। पहले साल चलो ठीक है 2000 पर बना, लेकिन सेकेंड साल पूरे 4000 पर, और 4000 के साथ साथ इस ₹100 पर भी क्या बनेगा, ब्याज बनना चालू हो जाएगा। मतलब शुरू के 2000 पर तो ब्याज लगेगा ही, जो इस साल 2000 जमा करेगी उस पर भी ब्याज देना है, और साथ ही ये ₹100 का जो ब्याज है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि ₹4100 पर अब ब्याज बनेगा, और वो भी कितने परसेंट की, तो हम कहेंगे भाई 5% की। तो आप कहोगे कि भाई 10% कितना होगा, तो मैंने कहा 410, और उसका 5% कितना होगा, तो 410 का आधा हो जाएगा ₹205।
ये टोटल हमको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। पहले 100 रुपये, अब 205। अब परिपक्वता राशि पूछा गया, तो परिपक्वता राशि क्या है भाई? टोटल उसने पहले साल 2000, दूसरे साल 2000, मतलब टोटल 4000 तो जमा किया ही है ना। 4000 जमा करने के साथ ही पहले साल 100 रुपये का ब्याज बना और दूसरे साल 205 रुपये का ब्याज बना, नहीं बना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि टोटल ब्याज कितने का बन गया? तो आप कहोगे ये आपके पास 4000 और 100, 4100 और 205 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4305 रुपये। तो परिपक्वता के रूप में उस व्यक्ति को, उस महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी? 4305 रुपये की राशि प्राप्त होगी। और यही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में? ऐसे आपको क्या करना है? सवालों को डील करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ध्यान समझना, यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए, जैसा पहले इसका अनुपात था वही अनुपात अभी भी मेंटेन करना है, कहने का मतलब। तो 36 लीटर है ना दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए? मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर कि भाई हमारे पास पहले मिल्क और वाटर का जो अनुपात था ये कितने कितने का था। तो मैं समझ गया कि 9 लीटर तो आपके पास क्या था? मिल्क था, और 4 लीटर आपके पास क्या था? पानी था। ठीक है, अभी भी ये अनुपात सेम रहना चाहिए जैसे पहले था, मतलब 9 और 4 ही रखना है। अब मिल्क की मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? 36 लीटर हो गई। ठीक है, कितने हो गए भाई? 36 लीटर। अब हमको ये बताना है कि अब पानी कितना होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, ये अनुपात सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 में 4 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने 4 का गुणा कर दिया। बताओ 4 चौक कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 16 लीटर। तो अब अनुपात सेम रखने के लिए पानी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए? हमको 16 लीटर के बराबर रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको और जबरन की इधर उधर नहीं बना रहा हूँ मैं, है ना, वैसे बनाने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, वैसे बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सबसे इजी है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया कि भाई जो टोटल आपके पास 100 प्रेक्षण हैं, इन 100 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है, मतलब औसत 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? अब आपने क्या किए कि भाई पहले 50 था, उस 50 के बदले आपने 150 लिख रहे हो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि भाई यदि आप 50 के बदले में 150 लिख रहे हो, मतलब औसत तो बढ़कर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर शुरू में 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना था? 50 था। हमने क्या किए? 50 की जगह पर हमने 150 लिखे। ठीक है, तो अब 150 लिखने पर जो नया माध्य होगा वो सिंपल सी बात है, वो बढ़कर आएगा। भाई 50 था, मैंने 150 लिखा, मतलब कितना बढ़ाकर लिख दिया? मैंने कहा भाई 100 तो बढ़ाया। और ये 100 बढ़ा नहीं है, ये केवल एक संख्या के पीछे नहीं बढ़ेगा, ये टोटल बढ़ेगा। टोटल कितने संख्या के बराबर? 100 संख्या के पीछे बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि टोटल 100 संख्या के पीछे मैं 100 को बढ़ा दूं तो कितना बढ़ेगा प्रत्येक संख्या के पीछे? तो मैंने कहा एक तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं। पहले माध्य कितना था? 50। अब जो नया माध्य होगा वो एक बढ़कर आएगा, मतलब 50 और एक कितना हो जाएगा? मैंने कहा 51। तो नया माध्य जो होगा दोस्तों ये क्या होगा? आपके पास 51 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? ऐसे आपको क्या करना है? सवाल को डील करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है। सी कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेते हैं जितना कि ए और बी मिलकर समय लेते हैं। यदि बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा गया, समय दे रखा है। तो यहाँ पर है ना बी और सी के बारे में पूछ लिया गया। अब ध्यान समझने मेरी बात, मैंने कहा कि भाई ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, ध्यान समझना, बी 8 दिन में करता है। हमने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए। हम कहेंगे 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? तो मैंने कहा 24। ठीक है भाई, एक चीज़ मैंने देख लिया कि यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 6 चौक 24, और बी की एफिशिएंसी कितनी की होगी? तो आप कहोगे 8 तिया 24। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि सी कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेते हैं जितना कि ए और बी मिलकर समय लेते हैं, बोला गया है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर मान लो
जितना समय लेते हैं 24 दिन का समय लेते हैं, उतना ही समय कौन ले रहा है? तो भाई उतना ही समय ले रहा है आपके पास केवल सी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि भाई सी जो है इस काम को 24 दिन में किया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यदि 24 दिन में किया होगा तब तो उस हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 1 के बराबर होगी, है ना भाई, 1 के बराबर होगी। क्योंकि मान लिया ना दोनों मिलकर बोला गया है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं। चलो मान लो आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसे बना देता हूँ मैं, ध्यान समझना मेरी बात। इतना तो तय है कि इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, मैंने कहा 6 और 8 के एलसीएम कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे भाई 24 के बराबर होगा, ठीक है। यदि इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा आपके पास 6 चौक 24 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है भाई। अब मान लो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, उतने ही समय में, समय बोला गया है ना, समय बोल दिया गया है, उतने ही समय में कर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर समय लेते हैं, बी और सी एक साथ कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगता? तो मैंने कहा कि मान लो 4 और 3 से यदि हम भाग दें, दोनों को साथ में करा दें, तो आप कहोगे फिर तो ए प्लस बी यदि मिलकर काम करेंगे तो उसको 24/7 समय लगेगा। और यही समय कौन ले रहा है? तो आप कहोगे फिर तो यही समय ले रहा है आपके पास कौन? सी। कितना समय? 24/7 आवर में ये क्या करता है? काम को कंप्लीट करता है। अब जब एलसीएम निकालोगे तो हम कहेंगे 24 एक बार में, तो इसकी एफिशिएंसी कितने के बराबर होगी? इसकी टोटल एफिशिएंसी भाई 7 के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और 7 के बराबर यदि एफिशिएंसी है तो बी और सी, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ की बात कर रहा हूँ, तो 3 और 7 एक साथ काम करेंगे तो 10 यूनिट का काम होगा, है ना भाई। टोटल बी और सी मिलकर यदि काम करें तो टोटल 10 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं। काम टोटल 24 है, ठीक है। काम टोटल क्या है आपके पास? 24 है। यदि हम काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? दोस्तों मैं समझ गया कि भाई 12/5 दिन में तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? ऐसे आपको क्या करना है? सवालों को डील करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक ही समय में ए और बी 240 किलोमीटर दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है 5:7 है, और बी की चाल, अकेले बी की चाल दे रखा है यहाँ पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने मिनट बाद ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे बोलेंगे। अब भाई जब दो व्यक्ति एक दूसरे के मिलने के लिए आते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ कर आता है। अब हमको एक चीज़ पता है, यदि दोनों जुड़ जाएगा तो मैंने कहा 5 और 7 टोटल 12 की वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ पर 7 की वैल्यू दे रखा है कितने के बराबर? 84 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि बी की वैल्यू है कितना? 84 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर। तो आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पर 12 7 84 होता तो 12 में 12 कितना हो जाएगा? मैं समझ गया कि 144 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। इन दोनों की जो सापेक्ष चाल होगा दोस्तों वो कितने के बराबर होगा? 144 किलोमीटर। कैसे आया है ना? हमने इसको क्या किया, 7 में 12 का गुणा करने पर कितना होता है? 12 7 84। तो यहाँ पर भी हम 12 में 12 का गुणा कर दें, तब जाके कितना आ गया? 144। क्लियर है? दूरी दे कितना रखा है? तो मैंने कहा भाई इस समय बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। दूरी दे रखा है 240 और चाल दे रखा है 144, और चूंकि मिनट में निकालना तो यहाँ पर हम 60 का भी क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्लियर है? अब ध्यान समझना। 24 से काट देते हैं, 24 से काटेंगे तो 24 छक्के 144 होता है, 24 कम 24, ठीक है भाई। 6 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 मिनट। मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए समय कितना लगेगा? 100 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव की सवारी कर सकता है बोला गया है, ठीक है। मतलब इसके नाव की स्वयं की चाल है कितने? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। धारा की विपरीत दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए आपसे बोला गया है। अब आपको एक चीज़ पता होगा, यदि मैं कहूँ कि भाई प्रतिकूल चाल की बात करूँ, है ना, प्रतिकूल, एक लिख दिया हूँ मैं अनुकूल, और एक होता है आपके पास प्रतिकूल। आप एक चीज़ तो जानते हो, अनुकूल चाल मतलब क्या होता है? बोट की चाल प्लस धारा की चाल मतलब स्ट्रीम की चाल, और प्रतिकूल चाल का मतलब होता है बोट की चाल में से यदि हम धारा की चाल को घटा दें तो। क्लियर है? अब यहाँ पर बोट की चाल तो दे रखा है खुद की 9, धारा की चाल नहीं पता तो हम एस रख देते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर बोर्ड की चाल दे रखा है 9 और धारा का नहीं पता तो हम ऐसे रख देते हैं। अब क्या बोला गया है दोस्तों, ध्यान समझना, धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में दुगना समय लगता है बोला गया है। ठीक है, दुगना समय लगता है तो एक को हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे यार किसी एक को। ठीक है ना, अब किसको दुगना करें, तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में दुगना लगता है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दुगना करना पड़ेगा। तो आप देख पाओगे कि ये 9 प्लस एस इक्वल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 2s ये होगा। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 2s को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3s हो जाएगा, बराबर 18 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास, 9 बच जाएगा। तो s की चाल कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। अब आपको शेषफल बताना है कि भाई सभी ऐसा कौन सी संख्या है 3, 4, 1 और 2 में कि भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में सेम शेषफल बचता होगा। यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर पहला की 3 की, 3 से यदि हम मान लो 57 को भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। 95, 9, 5, 14 और 14 को 3 से नहीं कटता तो ये तो गड़बड़ हो गया, यहीं पर गलत हो जाएगा। 1 से बात करें तो कुछ भी शेष नहीं बचता तो ये भी तो होगा ही नहीं, आपके पास पॉसिबल नहीं है। 2 की बात करें तो ये 56, 94, एक बच रहा है, यहाँ पर भी 1 बच रहा है। लेकिन ये आप क्या बड़ी संख्या ये भी आपको ढूंढना है। 2 के मल्टीपल 4 भी है, 4 से भाग देंगे तो आप देख पाओगे 4 से भाग देंगे तो आप कहोगे कि भाई 4 से 7 है ना, काटेंगे तो 13 चौक 52 होता है, 52 आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा है। मैंने कहा 3 तो बची है ना, 13 चौक 52 है ना, 4 में तो नहीं होगा, 4 में नहीं होगा। अभी और देख लेते हैं ना कितना बच जाएगा आपके पास। 13 चौक 52 में देखें तो 5 बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये तो 90 नहीं होगा है ना, 4 से काटेंगे तो 92, 3 बच जाएगा शेष। यहाँ पर देखेंगे तो भी आपके पास नहीं हो पा रहा है, 57 है ना वो, तो 2 ही होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, केवल 2 ही एक बड़ी संख्या है जो काटने पर सेम क्या होगा, शेषफल देगा। जैसे मैंने कहा कि भाई 57 से पहले 56 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। 95 से पहले 94 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। और 211 से पहले 210 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। तो उस हिसाब से 56, 94 और 210 सभी को काटने वाला यदि कोई अंक है तो हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर जो डी जो है ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। और प्रत्येक कंडीशन में एक एक शेषफल भी छोड़ रहा है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, ABCD एक वर्ग है और Q इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु है कि कोण QAB समबाहु है, तो कोण QCB का माप आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सिंपल सी बात है कि भाई ABCD क्या है, एक वर्ग है। चलो एक वर्ग बना लेते हैं हम। हमने क्या किए कि ABCD जो है ना एक वर्ग है, इस प्रकार से A, B, C और D एक वर्ग है। ठीक है भाई, फिर बोला गया है Q इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु है कि कोण QAB एक समबाहु है। तो इस प्रकार से होगा, ऐसे कहीं पर होगा, यहाँ पर बना दिया हमने, ये Q है, तब तो ये समबाहु होगा QAB। क्लियर है, ये आपस में क्या है, समबाहु त्रिभुज है। फिर बोला गया है कि भाई तो कोण QAB यदि समबाहु त्रिभुज है तो कोण QCB का माप आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। QC और B का माप, ये वाला कोण आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। यदि मैं इसको इस प्रकार से जोड़ दूं तो ठीक है ना, कोण QCB मतलब ये वाला जो कोण होगा कितने का होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है कि वर्ग होता है और वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये जितने लंबाई की होगी उतनी लंबाई की तो ये वाली भुजा भी होगी, मतलब ये भी आपस में क्या है, बराबर है। आप देख पा रहे हो ये दोनों यदि आपस में बराबर है तो कोण कैसा बन गया आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यदि मान लो अल्फा डिग्री का कोण होगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी अल्फा डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको पता है कि एक आपके
पास जो वर्ग होता है टोटल 90 डिग्री का कोण बनाता है प्रत्येक कोण इसके, है ना। और चूंकि समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये आपके पास 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 बनाने के लिए ये वाले को कितने डिग्री का होना पड़ेगा, तो मैंने कहा 30 डिग्री का होना पड़ेगा भाई। तब तो जाकर 60 और 90 30 कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यदि मान लो ये वाला कोण आपके पास 30 डिग्री के बराबर है, तो शेष जो कोण होंगे ये आपके पास 150 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि आप इतना जानते हो कि एक पूरे त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का होता है। हमने क्या किया, 180 में 30 को कम कर दिए तो बच गया कितना हमारे पास 150, और अल्फा आपस में जुड़कर कितने होंगे 2 अल्फा की वैल्यू हो गया 150 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा, 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमको अल्फा की निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 75 डिग्री। तो यहाँ पर बना हुआ कोण कितने के बराबर होगा, 75 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सिंपल सी बात है, एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से, और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 36 दे रखा है, 36 है। आपको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा भाई क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका मान दे रखा है कितना 36, तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 6 सेंटीमीटर। इतना तो मानते हो कि भाई इसके प्रत्येक भुजा कितने के बराबर होगा, 6 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि इनके मध्य बिंदु को इस प्रकार से मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक और अंदर में एक वर्ग बना दिया जाए, मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना दी जाए। तो ये वाला जो वर्ग है ना अंदर में, इस छोटे वाले वर्ग का हमको क्या बताना है, एरिया फाइंड आउट करके बताना है। बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यदि मैं ये कहूँ, यदि हम मान लो हाफ सेक्शन में बांट देते हैं, तो दूसरा तरीका, कई तरीका होंगे। यदि मैंने कहा कि ये टोटल 6 है, तो यहाँ तक ये 3 होगा, यहाँ तक 3 होगा, तो आप कहोगे 3 और 3 का, यदि अब मुझे ये वाली भुजा निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, यदि दोनों आपके पास 3 है तो हम आपस में क्या कर देते हैं, इसको 3 √2 को क्या कर देते हैं, बाहर रख देते हैं। मतलब इसके प्रत्येक भुजा की लेंथ किसके बराबर होगा, 3 √2 के बराबर। ये आपके पास ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर बराबर मतलब 3 √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप देख पाओगे 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग मतलब 2, तो क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाएगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सोचने वाली बात है। यदि ये हाफ भाग में बना हुआ है ना, हाफ भाग में बना हुआ है, ये आपके पास पूरा भाग था, एक भाग, और ये आपके पास हाफ भाग में आधा में, मतलब क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाता। तो 36 का आधा क्या हो जाता, जस्ट 18 हो जाता है। ये हमको पहले पता होना चाहिए। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल है आज का हमारा, कि सुबीहा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे। क्लियर है भाई। परिवहन के दौरान 24 कप खराब हो गए, चलो कोई इशू नहीं है, और उसने शेष कप 12 रुपये प्रत्येक पर बेच दिए, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके माइंड में एक चीज़ तो चल ही रहा होगा कि 8 रुपये के हिसाब से यदि 240 कप खरीदे तो टोटल कितने रुपए में खरीदा होगा। गुणा करोगे, कुछ नहीं है ना, एक कप का 8 रुपये, 240 कप का, और पूरा नाश कर दोगे फिर इधर नीचे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि यदि आप 8 रुपये में खरीदते हो और 12 रुपये में बेचते हो, ठीक है, तो आपको प्रत्येक कप के पीछे 4 रुपये का तो फायदा हो रहा है। समझ आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई, है ना भाई। 8 के सामान को जी मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब प्रत्येक सामान के पीछे मुझे 4 रुपये का फायदा हो रहा है। और 4 जो रुपये है ना, ये 8 का कितना है, आधा होता है, मतलब 50% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50%। तो भाई 50% प्रॉफिट को यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे, तो आपके माइंड में आएगा भाई ये तो 150 के बराबर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नहीं भाई। 100 का सामान 50% का लाभ, मतलब हम लाभ के रूप में कैसे लिखेंगे, 150% के बराबर। क्लियर है दोस्तों। एक चीज़ बताओ, यदि 150% के बराबर आपने क्या किए, 8 के सामान को 12 पर सिर्फ बेचने पर पता चल गया कि भाई मुझे 150% पर बेच रहा हूँ, मतलब मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। एक चीज़ बताओ, यदि आप 24 कप आपके फूटे तो 240 का क्या 10% नहीं लग रहा है क्या, ये लग रहा है ना भाई।
10% है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इसका 10% ही कम कर देते हैं, मतलब 9/10 ही निकाल लेते हैं। 10% कम करने का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो आप देख पाओगे कि यदि ये 10% कम कर दिया जाए तो मैं कहा 10 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, और 15 निया कितना होता है, 135 होता है। भाई उसको पहले 50% का लाभ हो रहा था, अब उसको 135 पर बेच रहा है, मतलब उसको अब प्रॉफिट कितने का होने लगा, 35% का होने लगा। और मेरे प्यारे दोस्त यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आया भाई समझ में, ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। क्लियर है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल के जो क्लास होगा उसमें हम बाकी के और बेहतर से बेहतर सवाल लेकर मैं आते रहूँगा। धन्यवाद।